नमस्कार साथियों, टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजते ही आपका बीपीएससी 6 to 8 हिंदी की क्लास चलने लगती है, लेकिन आज थोड़ा सा किसी कारणवश क्लास लेट हो गया 20 मिनट। मुझे पता था आप लोग वेट कर रहे थे, तो फिलहाल चलिए आज का जो प्रश्न रहने वाला है, जो कल की क्लास चली थी वो उस पर बहुत निर्भर रहने वाला है। ठीक कि आपने कल कितना समझा था। कल मैंने बोली पढ़ाई थी, तो आज मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने बोली को कल कितना समझा था। आज उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, तब लगेगा कि आपको आ गया है समझ में। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। हाँ, खुशबू स्वागत है आपका। सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, और जो नए जुड़े हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक, चलिए खुशबू स्वागत है आपका यहाँ पर। चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 9 है। कोई भी जानकारी चाहिए 9628 95 92 37 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा बीपीएससी 6 to 8 का TRE 4 के लिए है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, आपको सबको पता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर दिया, सिलेबस को। आज मैंने पूरा सिलेबस बताया 4 बजे की क्लास आप देखे होंगे, पूरे सिलेबस पे चर्चा किया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि NCERT और SCERT के जो बुक रखे गए हैं, उसके लिए जो है थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है क्या क्या सिलेबस है। आप लोगों ने देखा नहीं शायद, वो आपका मेन है। ठीक, यहाँ पे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड नोट्स, PDF सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक, चलिए अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाँ, सबका स्वागत है बहुत ज़्यादा। पहला प्रश्न क्या है आपका कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है। अब देखिए, आपको कल पढ़ाया गया था सारी चीजें कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था। ठीक है, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा आपको आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा जब आप कर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, वाला वीडियो देखियो ना, तो उसमें देखो वो जो आपका बुक है ना, टेक्स्ट बुक, देखो कितना सारा टेक्स्ट बुक है। हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत बच्चों के, मैं कल बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, उन्होंने कहा कि आपका हिंदी का वो क्या बोलते हैं, साहित्य पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, बस आपका 6 to 8 का आ जाएगा। ठीक है, प्रणाम, स्वागत तनुजा आप सभी का। चैनल को लाइक कर दीजिए, सभी लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपको मतलब बताना है कि भाई ये प्रश्न अच्छा है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कुल कितने भागों में बांटा है, 2, 6, 5, 7। अब यहाँ पर एक्चुअल में राजस्थानी का जो है वो 4 है। कल मैंने बताया था, कल था, कल 4 था मैंने बताया था, लेकिन आज यहाँ पूछा है किसको कितना है वो आपको बताना है। ठीक, जल्दी से आंसर करिए। हाँ, नीतू शर्मा का A आ गया आंसर, और लोग भी देते रहिए आंसर, ताकि मैं पूछूं कौन कौन सा है वो भी पूछना है ना आपसे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C 5 है। आंसर क्या हो जाएगा, C। जिन्होंने C लगाया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने C नहीं लगाया है मैं बता दूं कौन कौन से 5 हैं। वैसे तो राजस्थानी 4 है, वैसे तो राजस्थानी 4 है। ठीक है, 4। कल ट्रिक मैंने बताया था ना, जयपुर में मामा। कल मैंने एक ट्रिक बताया था, जयपुर में मामा, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब देखो कौन कौन सा है। इन्होंने 5 प्रकार रखे हैं। पहला क्या हो गया, पश्चिमी राजस्थानी। पहला क्या हो गया, पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मैंने पहले ही सजेशन दिया है कि मेरी क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि एक यहाँ पूरा नोट्स आपका तैयार हो जाता है। इस क्लास में आपका पूरा एक नोट्स तैयार हो जाता है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। ठीक, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। तीसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग, और नोट्स, हाँ आप लोग प्लीज बैठ के कॉपी पेन लेके बैठे। मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी। चौथा नंबर है, याद कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, इसको जो है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और 5वां नंबर है दक्षिणी राजस्थानी, केवल दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी। ये 5 प्रकार के आपके होते हैं। ये आपके कितने हो गए, ये आपके 5 प्रकार के हो गए ये। लेकिन अगर मैं पूछूं राजस्थानी में कुल कितनी बोलियां हैं, तब मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, कल याद होगा क्या, कितने हैं तनुजा, खुशबू बताओ आप लोग, बच्चा जो लोग देखे थे, राजस्थानी कुल कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी में कुल वैसे देखा जाए
तो राजस्थानी थोड़ा सा मिटा दूं। राजस्थानी में 4, राजस्थानी में कुल कितनी बोलियां हैं? 4 उप बोलियां, 4 बोलियां हैं। कौन कौन से? एक ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक याद है आप लोग को? जयपुर में मामा, जयपुर में मामा, कल मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होगा। जयपुर में मामा कौन कौन से होगा? जयपुर में मामा, पहला हो गया जयपुरी, पहला हो गया जयपुरी, ठीक। में से मेवाती, में से मेवाती, में से मेवाती, माँ से मारवाड़ी, कल मैंने ट्रिक बताया था ना आप लोग को हिंदी में, मैंने कहा बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे। माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी, माँ से मालवी, माँ से मालवी। तो 1 2 3 4। वैसे अगर आपसे प्रश्न पूछता है, सिंपल सा प्रश्न पूछेगा, जयपुर में मामा, बहुत अच्छा, जयपुर में मामा, ट्रिक याद है ना? तो पहला जयपुरिया, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। तो वैसे अगर पूछा जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और राजस्थानी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? कल मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी, सॉरी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कल मैंने ये भी बताया था, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आपके, नहीं सॉरी, थोड़ा सा इसको सही कर दूं, अपभ्रंश मैं पूछ रहा था, इसको मिटा दीजिए। अपभ्रंश मैं पूछ रहा था किस अपभ्रंश में आती है? सौरसेनी अपभ्रंश में, ये मेरा पूछने का मतलब था, सौरसेनी, उसको डिलीट कर दीजिएगा, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था तो इसलिए वो बुला गया, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पश्चिमी वाला गलती से भूल गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये 4 हो गया। अगला प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? कल की क्लास अगर आपने की होगी तो वहां पे आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि यह किसके अंतर्गत आती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी, आपको बताना है। तो आप लोग, हाँ सौरसेनी, बहुत अच्छा, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो बच्चा लोग आज फटाफट बताइए आप लोग। ठीक, यहां पर आपका जो है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। अधिक से अधिक आप लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप लोग जो भी उत्तर दीजिए वह प्रश्न संख्या लिखिए। जैसे 2 का है ना, ये प्रश्न नंबर 2 है तो 2 का A B C D ऐसे लिखिए। 2 का A है तो 2 का A, 2 का B है तो 2 का B, ऐसे लिखिए। तो 2 का A सबको पता है कि यह खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। यह किसके अंतर्गत आती है? खड़ी बोली के। कल आपने क्लास किया होगा तो सब पता चल गया होगा। कल क्लास में था ना खुशबू, नीतू और तनुजा, कल की क्लास में था ना। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली का एक नाम क्या है? कौरवी है। क्या नाम है खड़ी बोली का नाम? कौरवी है। कौरवी नाम किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन ने नाम दिया है। राहुल साकृत्यायन, साकृत्यायन ने दिया है। अच्छा, कल की क्लास में अगर मैं एक प्रश्न पूछ लूं कि राहुल साकृत्यायन के अलावा किसने और नाम दिया है यह कौरवी का, तो क्या जवाब देंगे? मैं सुनना चाह रहा हूं। कल की क्लास मेरी जिसने की होगी उसको यह उत्तर मालूम होगा। कल की मेरी क्लास अगर जिसने बोली वाली क्लास की होगी, मैंने ये कहा था कि मान लीजिए विकल्प में आपको ये ना दे, इनका नाम ही ना दे, इनका नाम ही ना दे, कौरवी नाम खड़ी बोली किसने दिया है, तो अन्य नाम क्या हो सकते हैं? अन्य नाम क्या हो सकते हैं? कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, कल की क्लास जिसने की होगी उसको यह पता होगा, ठीक। तो चलिए आप लोग भी लिख दीजिए क्या होगा। तो सीधी सी बात है, भोलानाथ तिवारी ने, किसने कहा था? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने भी जो है 2 लोगों ने क्या कहा था? आपका कौरवी नाम दिया था, ठीक है। बहुत अच्छा, देखिए कल की क्लास में देखिए अब आ गया ना प्रश्न। अब वैसे शायद आता तो हो सकता है आपको ना मालूम होता, क्योंकि ये राहुल साकृत्यायन तो सबने पढ़ा हुआ है, भोलानाथ तिवारी का नाम लोग कम ही जानते हैं, ठीक। तो आपका मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और इसके अलावा रामपुर, इसके अलावा रामपुर, रामपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये भी क्या है? ये भी आपके खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं, ठीक। हाँ बहुत अच्छा, भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? अब देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बघेली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, कि भोलानाथ तिवारी ने कहा है, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बघेली किसके अंतर्गत आती है, तो आपको आएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली आती है। बघेली का क्या ट्रिक था? ABC, अर्थात क्या होगा ABC मतलब? A फॉर अवधि, A फॉर अवधि,
बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। तो बघेली किसके अंतर्गत आएगा? आपका इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये कि यह कथन किसने कहा है? चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? हरदेव बाहरी ने कहा है। किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने कहा है, ठीक है, हरदेव बाहरी ने कहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ब्रजबुली किस भाषा की एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली, ब्रजबुली जो है आपका किसका है? ब्रजबुली, ब्रजबुली किसका है? असमी है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है, बंगला है, ब्रजबुली किसका है? ठीक। हाँ, तो ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी और बंगला, ब्रजबुली, ठीक। कल का क्लास देखे थे ना आप लोग? आप लोग जवाब दिया करिए। बंगला का है। किसका है? बंगला का। किसने नाम दिया था? ईश्वर चंद्र गुप्त ने, ईश्वर चंद्र गुप्त ने सर्वप्रथम ब्रजबुली नाम दिया था। ब्रजबुली नाम दिया था, नाम दिया था, ब्रजबुली नाम दिया था, ठीक है, ईश्वर चंद्र दिया था। राहुल ने डी आंसर किया है बांग्ला का। तो किसने नाम दिया था? तो यह जो है जी, जी सर। तो आप लोग अधिक से अधिक जो है, और ब्रजबुली की उत्पत्ति पूछ लेगा कि ब्रजबुली की उत्पत्ति, ये ब्रजबुली की उत्पत्ति अगर पूछ लेगा, उत्पत्ति कई बार पूछा गया है। किससे हुआ है? अवहट्ट से हुआ है, अवहट्ट से हुआ है। एक बार प्रश्न पूछ लिया था, अवहट्ट से हुआ है, अवहट्ट से हुआ है। अगर आपसे पूछ लेगा कि ब्रजबुली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपके अवहट्ट से हुई है। किससे? अवहट्ट से। अपभ्रंश का एक भाग अवहट्ट है ना, तो अवहट्ट से हुआ है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ की क्लास में आपको एकदम कहते हैं कि एक डीपली नॉलेज मिलेगा। भले आप हम 6 to 8 पढ़ा रहे हैं हिंदी, लेकिन अगर ये देखा जाएगा तो आपका 9, 10, 11, 12 में भी बिल्कुल काम कर जाएगा, क्योंकि मैं इतना डीपली पढ़ा देता हूँ इसमें, ताकि आपको विशेष जानकारी रहे जो औरों को न हो पाए, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि अगर एक प्रश्न बनेगा कि ब्रजबुली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप कहेंगे अवहट्ट से हुई है, ठीक है। एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। अगर मैं पूछूंगा कि ब्रजबुली सर्वप्रथम नाम किसने दिया था, तो कहोगे ईश्वर चंद्र गुप्त ने दिया था। दूसरा प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है। ब्रजबुली भाषा का किसका कृत्रिम रूप है? कहो बंगला का कृत्रिम रूप है। तो एक ही विकल्प में देखिए कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं साथियों। इसमें क्या होता है? ब्रजबुली में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। लीलाओं का वर्णन, लीलाओं का वर्णन जो है इसी में ब्रजबुली में किया। किसमें वर्णन? ब्रजबुली में किया गया है, ब्रजबुली में किया गया है, ठीक है। ये चीजें हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये प्रश्न देखना है, बोली नहीं है, ठीक। जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए आंसर आप लोग वैसा दीजिए ना, मतलब कि क्वेश्चन नंबर लिख करके। देखिए ब्रज, देखिए पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आएगा आपका? पश्चिमी हिंदी में देखेंगे हम लोग, एक तो ब्रज भाषा बिल्कुल सही है, खड़ी बोली सही है, बुंदेली सही है, ये मगही नहीं है। मगही कहाँ का है? आप लोग जवाब दीजिए। देखिए पश्चिमी बोली में कुल 5 आती हैं। एक तो ब्रज हो गया,
ब्रज, खड़ी बोली, खड़ी बोली 2 हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? बुंदेली हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? हरियाणवी हो जाएगा, हरियाणवी। कल की क्लास में सब कुछ बताया गया था, जिसको हम बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कौरवी भी बोलते हैं, ठीक, पश्चिमी हिंदी को। और ये मगही जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है? वह भोजपुरी मैम। एक ट्रिक क्या था? भोजपुरी मैम, भोजपुरी मैम याद है कुछ? या भोजपुरी मैम कुछ याद आया आप लोगों को? खुशबू, तनुजा, सब याद आया आप लोगों को? यहाँ पर भोजपुरी मैम। एक ट्रिक था बिहारी में जो आता है, बिहारी में कितनी बोलियां आती हैं? एक ट्रिक है भोजपुरी मैम, ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। मगही बिहारी का है, तो एक ट्रिक है भोजपुरी मैम। तो भोजपुरी मैम मतलब क्या था? पहला हो गया भोजपुरी, पहला क्या हो जाएगा? भोजपुरी। दूसरा क्या हो जाएगा? मैं से मैथिली, जहाँ के सीता जी, सीता जी ना, सीता जी का मायका था मैथिली, राम जी का ससुराल। म से मगही, म से मगही, तो भोजपुरी मैम। तो ये बिहारी के अंतर्गत आपकी आती है, ठीक, बहुत अच्छा। सबका आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है? मागधी अपभ्रंश से ये बताना है। तो कल की क्लास में सब कुछ बताया गया है। कल की क्लास अगर देखे होंगे, कल की क्लास जिसने मेरी थ्योरी पढ़ी होगी आपके टीचर्स अकेडमी में मिल जाएगी, उसमें सब कुछ बताया गया था, ठीक। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? नहीं पूछा, ये देखो नहीं वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मागधी में कौन सा आएगा? देखिए मागधी में क्या क्या आता है मागधी अपभ्रंश में? मागधी अपभ्रंश, बिहारी आएगा, आपका असमी आएगा, असमी आएगा, और क्या आएगा? मागधी अपभ्रंश में बिहारी आएगा, असमी आएगा, इसके अलावा आपका जो है बंगाली आएगा, बंगाली आएगा। ये सब क्या है? आपके मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो मराठी है, ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आपका आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका यही हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। बाकी जितने तीनों हैं बिहारी, असमी, बंगाली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मागधी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कई थे, जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है सौर, जैसे कि सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपको कल बताया गया था ना, फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं। पश्चिमी हिंदी आता है, क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी, और गुजराती, गुजराती, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपके जो हैं ABC, सॉरी अर्ध मागधी के अंतर्गत आपके पूर्वी हिंदी आता है। मागधी के अंतर्गत आपका बिहारी, असमी, बंगाली आता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सौरसेनी अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश के कई सारे पार्ट हैं, ठीक, समझ गए। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो साथियों यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, अनुच्छेद 343 से 351 तक आपका भाषा के बारे में बताया गया है। 343 मैंने क्या कहा था, इस पे मैं एक अलग से क्लास लूंगा, पूरे अनुच्छेद पे मैं अलग से क्लास लूंगा, ठीक है, क्योंकि आप पहला और दूसरा अनुच्छेद केवल पढ़ लेते हैं, उसके बाद अनुच्छेद नहीं पढ़ते हैं। जल्दी से बताएं साथियों, क्या हो जाएगा प्रश्न का? हाँ, तो जो क्लास पर डे होता है, पर डे लगातार आप क्लास ले रहे हो कि एक भी दिन गैप नहीं हुआ है। शाम को 5 बजे क्लास चलता है, कभी जब लेट हो जाते हैं तो 5-10 मिनट लेट हो जाता है, बाकी तो क्लास आप लोग पर डे देख रहे हो मेरा। क्लास मजा आता है तनुजा, समझ में आता है? खुशबू और भी बच्चे इसके साथ साथ जो जुड़े हुए हैं,
समझ में आता है नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आए फिर दूसरा रास्ता अपनाया जाए। यहां पर हम बात करेंगे, चलिए थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जा रही है, प्रचार यहाँ पे ना हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जा रही है, ठीक है, प्रचार प्रसार की बात की जा रही है। जब भी हिंदी के निर्वहन की बात की जाए, प्रचार प्रसार की बात की जाए, हिंदी के दायित्वों को बढ़ाने की बात की जाए, तो अनुच्छेद 351 होता है। अनुच्छेद क्या होता है? 351 होता है। यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, संस्कृति के वहन का दायित्व, मतलब वहन का दायित्व मतलब कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इसके लिए जो है किस अनुच्छेद को रखा गया है, तो 351 अनुच्छेद को रखा गया है। ठीक है, 343 में सबको पता है कि बहुत सामान्य सी बात है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि जो है लिपि आपकी लिपि देवनागरी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये तो सबको पता है। 343 के अनुच्छेद में हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और 348 में क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखो 300 एक मिनट खांसी आ गई। 348 में क्या होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की भाषा हिंदी होगी, हिंदी अंग्रेजी दोनों होगी, हिंदी भी होगी। मतलब अगर जजमेंट वाला जो फैसला आता है वह आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ठीक, चलिए जो काम की चीजें मैंने बता दिया, आंसर आपका डी आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी, ठीक है, नाम किसने दिया है? देखिए आपको ना कथन वाले प्रश्न मेरे वहां बहुत देखने को मिलेंगे। कथन वाले प्रश्न आप देखेंगे बहुत सारे मैं देता हूं, क्या कथन वाले प्रश्न बहुत आते हैं। बिहार के तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर किसने नाम दिया है? गियर्सन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, भोलानाथ तिवारी ने और धीरेन्द्र वर्मा ने। लिस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया जो है यह पुस्तक है किसकी है? गियर्सन साहब की है। गियर्सन ने जो है बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया। किसमें दिया है? आपका इनके एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने चर्चा की है कि पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाने। ठीक ठीक, मतलब इसमें दिया, किसमें दिया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक है किसकी? गियर्सन की। यहाँ पे भी अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको आना चाहिए कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो आपको इसका आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? देख रहे हैं लगातार विद्वानों के आधार पर प्रश्न पूछे गए। अभी तक ये 9वां प्रश्न है, तो 9 प्रश्न में लगभग 5 प्रश्न ऐसे हो गए होंगे जो कि कथन के आधार पर किसने क्या कहा है वो बड़े कठिन होते हैं, ये बहुत गलत होते हैं। कथन मैं इतना करवा दूंगा कि कथन से शायद आप ही लोग का सही भी होगा। और अंतर्वेदी का नाम सुना हो, कल का क्लास लिया होगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। खुशबू, तनुजा और कौन बच्चे थे कल की क्लास में अगर रहे होंगे तो ये प्रश्न अंतर्वेदी किसकी उपबोली थी कल मैंने बताया था। कल की क्लास मैंने बताया था, अगर याद करिए, कल मैंने उपबोली के विषय में लिखाया था किसकी कौन सी बोली की भी एक उपबोली होती है। ये क्या है? उपबोली है। ये क्या है? उपबोली है। अब किसकी उपबोली है? राजा
राजस्थानी की है, ब्रज की है, अवधी की है, छत्तीसगढ़ी की है। कल बहुत बढ़िया बताया गया था, अगर आपको याद हो तो। याद आ गया, बहुत अच्छा। खुशबू ने कहा सर हमको बिल्कुल याद है, आपने ब्रज भाषा के विषय में बताया था, ब्रज भाषा के विषय में बताया था, अंतर्वेदी। अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न मैं बना दूं कि बैसवाड़ी किसकी बोली है? बैसवाड़ी, बैसवाड़ी किसकी बोली है? आपके राजस्थानी की, ब्रज की, अवधी की, छत्तीसगढ़ी। अगर मैं बैसवाड़ी लिख दूं तो बैसवाड़ी किसकी उपबोली हो जाएगी? बैसवाड़ी किसकी है, बता सकते हैं? बैसवाड़ी, बैसवाड़ी किसकी उपबोली है? तो याद करिए, मैंने रामचरितमानस के विषय में कल बहुत चर्चा की थी कि रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने किस अवधि का प्रयोग किया है। एक होता है ठेठ अवधि, एक होता है बैसवाड़ी अवधि। ये अवधि की उपबोली है, किसकी है? अवधि की उपबोली है। एक मैंने कहा था ठेठ, ठेठ आते हैं अवधि की। बहुत अच्छा, देखिए अब आपको याद आ रहा है ना। तो एक होता है अवधि में भी उपबोलियां होती हैं, ठीक है, बैसवाड़ी अवधि की उपबोली है। और जो रामचरितमानस तुलसी बाबा हैं, वह बैसवाड़ी अवधि का प्रयोग करते हैं। और जो पद्मावत आप पढ़ेंगे, पद्मावत जायसी जी की, वह ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये जब हम आपको भक्ति काल पढ़ाएंगे तब सारी चीजें वहां हम आपको बताएंगे, जब भक्ति काल आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, हिंदी खड़ी बोली। अब देखिए प्रश्न आ गया ना, हिंदी खड़ी बोली किस, कल के सारे प्रश्न के उत्तर है, कल के सारे प्रश्न, कल वाला प्रश्न सारा है, कल वाला सारा प्रश्न है। ठीक है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और पैसाची। मागधी में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मागधी में क्या होगा? असमी, असमी मतलब असमिया, बांग्ला, बिहारी, उड़िया, उड़िया मतलब उड़ीसा, ये आपके मागधी से होंगे। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। सौरसेनी आपका आ गया आंसर, सौरसेनी आ गया। सौरसेनी में क्या होगा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब इसमें जो है पूछा है खड़ी बोली, तो खड़ी बोली कहाँ निकलेगा? अभी आप पढ़ेंगे तो इसमें पहला खड़ी बोली, इसके अंतर्गत क्या आएगा? खड़ी बोली ब्रज, बुंदेली, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। और अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा? कन्नौजी और हरियाणवी, हरियाणवी। अब चूंकि ये सारे किससे निकले हैं? पश्चिमी हिंदी से, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपका आंसर सौरसेनी हो जाएगा। ठीक, मैंने सब बता दिया, मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए, साइड हो गया हूं। ठीक, तो ये जो है इसके हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखते भी जाइएगा। अब ये बताइएगा, ये बड़ा मजा आएगा, ये प्रश्न बड़ा मजा आने वाला है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। लिखा है, ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु हैं, कैसे के रंचौ बिहाई रे। उक्त गीत किस बोली का है? ये जो गीत है यह किस बोली का है? ये प्रश्न बड़ा मजा आने वाला है। इसका आप जवाब दीजिए, तब मुझे लगेगा हाँ अब आपकी तैयारी बोली से बिल्कुल अच्छी चल रही है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु हैं, कैसे के रंचौ बिहाह रे। उक्त गीत, उक्त है ब्रजभाषा, भोजपुरी, कन्नौजी, किसका है ये बताना है आपको। किसका है ये? यह आपका अवधी भाषा में है। ये क्या है? अवधी भाषा में। किसमें है? अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में है ना। ठीक है, आपको याद रहेगा ना, अवधी भाषा में ताले के पानी पताले गए। ठीक, और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी
मैं बार बार चर्चा कर दिया हूं कि यह पूर्वी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बताने की आवश्यकता इस चीज को नहीं है। सी कहां से हो गया, सी कहां से हो गया, 11 का ए, 2-3 बार पढ़ लेते। चलिए, समझ में आ गया सबको। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? हमने क्या कहा था, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। देखिए उपभाषाएं कितनी है? कुल 5 हैं। कुल कितनी है? 5 हैं। कौन कौन से? पहला पश्चिमी हिंदी, कल की क्लास में सारा पढ़ाया गया था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, 3 हो गया, बिहारी और खस, 1, 2, 3, 4, 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। और उपबोली कितनी है? उपबोली कितनी है, कोई बता सकता है उपबोली कितनी है? गिनती कर लेंगे यहाँ से, यहीं से गिनती करिए। पश्चिमी हिंदी के 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, कुछ लोग 3 मानते हैं। लेकिन अब जोड़िए, 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17। 17 जो है आपकी उपबोलियां होती हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वान जो है 18 मानते हैं, कुछ विद्वान 18 मानते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर जो है आपका 17 ही मानते हैं। ज्यादातर मानने वाली संख्या 17 है, तो 17 ही लगाइएगा। ठीक है, जैसे पश्चिमी में 5 हो गए, राजस्थानी में 4 हो गए, पूर्वी में 3 हो गए, बिहारी में 3 हो गए, खस में 2 हो गए। ठीक, यहाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है, थोड़ा सा साहित्य से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि लगातार बोली से प्रश्न हो गया है, थोड़ा साहित्य से भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या होगा। चलिए, आंसर आ गया आप लोग का। विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास के। किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, केशव दास के विषय में हम बहुत सारी चर्चा कर लें। केशव दास जो है, इनकी एक सबसे प्रसिद्ध है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है सबसे प्रसिद्ध है। विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। अब यहाँ पे मैं एक रोचक तथ्य बताऊं आपको, एक रोचक चीज बताऊं। सबसे पहले केशव दास जो है, यह रीति काल के कवि हैं, रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त बांटा गया है। तो सबसे पहले ये रीतिबद्ध काल के कवि हैं। केशव दास की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका के विषय में एक आपको मैं बहुत रोचक चीज बता दूं। यह रामचंद्रिका रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी। रामचंद्रिका रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी। विरोध में रामचंद्रिका एक रात में लिखी थी। रामचंद्रिका एक रात में लिखी थी, एक रात में लिखी गई थी, एक रात में लिखी गई थी। ये रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहेंगे गुरुजी क्यों? कारण क्या है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध हो गई थी, घर घर पूजी जाने लगी थी। तो ये जो केशव दास थे, इन्होंने कहा कि हम इतनी अच्छी रचनाएं लिख देंगे कि जो रामचरितमानस को भी फेल कर देगी। कभी कभी सोचिए, आप ही सोचिए कि भी आए भाई सब्जी अच्छी बनाना, और आप सब्जी अच्छा बनाने के चक्कर में उसमें कई सारे मसाले डाल देते हैं, इतना अच्छा करने के चक्कर में वह सत्यानाश हो जाता है। बहुत अच्छा करने के चक्कर में यह जो आप इनकी रामचंद्रिका है, इसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग कर दिया, बहुत सारे छंदों का प्रयोग कर दिया। इसीलिए छंदों का अजायब घर,
छंदों का अजायब घर, इनको अजायब घर रामचंद्रिका को, अजायब घर रामचंद्रिका को कह दिया गया, रामचंद्रिका को, ठीक है। और सब छोड़ दीजिए, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया। हाँ, छंदों का अजायब घर भी कहते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था, मैंने उस दिन बताया था। और कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। कई बार पूछा है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, कहा जाता है केशव दास को। किसको, केशव दास को कहा जाता है। अब किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो कहोगे केशव दास को कहा जाता है। किसने कहा है, कहोगे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अच्छा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। कई सारी चीजें आप इनसे कह सकते हैं। इनके अलावा कुछ इनकी रचनाएं और हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कुछ रचनाएं और हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल आदि भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक। तो इनके विषय में अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लगातार बहुत कुछ कहने को है, एक क्लास में खत्म ही नहीं होंगे, ठीक। हम्म, तो सबको समझ में आ रहा है, जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको यह क्लास समझ में आ रही है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है व्याख्या। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके तुरंत लिख दिया करिए। मेरे क्लास में देखिए इतनी छूट है, आपको बोलने की पूरी आजादी है। कोई भी समस्या हो तो मुझसे ही कहिए कि हाँ सर बच्चे क्या करते हैं ना, समस्या नहीं बताते चले जाते हैं। आपको जाना क्यों है, समस्या बताइए, उसका समाधान होगा। आप लोग जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, यह क्लास क्या समझ में आ रही है कि व्याख्या ज्यादा हो रही है कि व्याख्या को कम कर दिया जाए, बताइएगा। जी सर सही है, बहुत अच्छा, ठीक। जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जिनको 6 to 8 का शिक्षक बनना है तो आपका 96 28 95 92 37 पे दुआ है, एडमिशन चालू है, एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ है, बहुत सा हाँ, ठीक। हाँ, जिनको भी 6 to 8 का शिक्षक बनना है उनको जो एडमिशन चालू है वो फटाफट एडमिशन ले लें, ठीक। पहले आएंगे पहले पाएंगे, ठीक। यहाँ पर इतनी सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाल, ठीक। चलिए अगला है सुंदर कांड, रामचरितमानस का कौन सा कांड है। अब ये बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथा है, पांचवा है, दूसरा है, तीसरा है। सुंदर कांड मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चों को दिक्कत ये हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता, भाग खड़े होते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि डिटेल, इतना सारा डिटेल समझ में नहीं आएगा। मेरी तो क्लास में ही आपके नोट्स बन जाए। ये सुंदर कांड रामचरितमानस का, चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, कांड लिखते हैं। कांड लिखते हैं, पहला क्या है, बाल कांड, बाल कांड। दूसरा क्या है, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा क्या है, सब लिखेंगे, एक एक डिटेल लिखेंगे, कांड भी याद करिए, भले कांड क्यों ना कि कांड याद कर लीजिए, ठीक है। अरण कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, किंधा कांड, फिर सुंदर कांड जो कि हम लोग पढ़ते हैं ना, सुंदर कांड। फिर लंका कांड। फिर 7वें नंबर पे है उत्तर कांड, 7वें नंबर पे उत्तर कांड है। क्या है, उत्तर कांड है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पांचवा, पांचवा आ जाएगा। तो ये आपका रामचरितमानस के सारे कांड हैं, ठीक है। सी कहां से आ गया, 14 का सी, सुंदर कांड नहीं पढ़ा है खुशबू, अरे तुलसी राव बहुत गरियाएंगे आज, अगर ऊपर से देख रहे होंगे ना बेचारे, बहुत ही गरियाएंगे। बताओ, हम इतना फेमस लिख के चले गए, इनको याद नहीं, मन ही मन ऊपर से गरिया रहे होंगे तुम लोगों को।
इसको ना अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड कहा जाता है। का हृदय कांड कई बार परीक्षा में पूछा गया। हृदय कांड कहा गया। ठीक, कई बार परीक्षा पूछा गया है। ठीक, रामचरितमानस को हृदय कांड कहा गया है। सॉरी, रामचरितमानस में अयोध्या कांड को हृदय कांड कहा गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। हृदय कांड, हृदय स्थल, थोड़ा सा और अच्छे हृदय कांड, हृदय स्थल, हाँ, इसको हृदय स्थल कहा गया, हृदय स्थल कहा गया। ठीक, कहा गया, कई बार परीक्षा पूछा गया है कि हृदय स्थल किस कांड को कहा गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अब जो है भूलिएगा नहीं, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यह 1631 में लिखा गया था, संवत 1631 में लिखा गया था। रामचरितमानस कब लिखा था? संवत 1631 में लिखा गया था, संवत 100 में लिखा गया था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तुलसीदास की है, अवधी भाषा में है, सबको पता है। ठीक, हाँ, 2 वर्ष 7, इसको थोड़ा सा डिटेल कर, 2 वर्ष 7 में 26 दिन, कुछ अलग बता दें। 2 वर्ष, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। दो वर्ष 7 माह 26 दिन, हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन जानते रहिए। आज बीपीएससी का 11-12 का रिजल्ट भी आएगा, उसको भी लेकर मैं अपडेट रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर वल्लभाचार्य के शिष्यों का, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के शिष्य थे। यहाँ पे अष्टछाप था, अष्टछाप क्या था? अष्टछाप, अष्टछाप, अष्टछाप में 8 कवि थे। 4 जो है शिष्य जो है, 4 जो है किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और 4 विठ्ठलानाथ के। अरे थोड़ा सा इसको मिटा दूं, यहां पे समझिएगा, जो डिटेल में ही देनी है, कोई बात नहीं, डिटेल भी देंगे। हाँ, यहाँ पे विठ्ठलनाथ के, विठ्ठलनाथ के शिष्य, मतलब कुल 8, लेकिन 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है वह विठ्ठलनाथ के शिष्य थे। तो ये जो 4 में कौन कौन से थे, इनको मैं बता दे रहा हूं ताकि ये आप याद करिएगा, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, पहला कुंभन दास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और चतुर्भुज दास। परमानंद दास याद कर लिख लीजिए इसको, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, और कृष्णदास, और कौन है? कृष्णदास हैं। ये जो 4 हैं आपके, ये आपके 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, कई बार पूछा गया। देखिए सूरदास जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, ये आपके वल्लभाचार्य के हैं। अष्टछाप की स्थापना हुई थी जिसमें 8 कवि थे, जिसमें से 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के थे, और जो 4 इनके शिष्य थे विठ्ठलनाथ के थे। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य का पूछा है, तो सूरदास, परमानंद, देखिए निकल है ना, सूरदास और परमानंद दास, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
ये बिल्कुल सत्य पूछा, असत्य पूछा। इसमें असत्य कथन कौन सा, ये पूछा है। नंददास तथा चतुर्बुद्धदास, सूरदास, कृष्णदास, ये भी सही है, ये भी सही है। ये डी विकल्प आपका गलत है। डी विकल्प नंददास चतुर्दास, ये क्या है, यहां पे लिख लीजिए नंददास चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास, दो तो ऐसे मिल गए आपको ना, दो तो आपको ऐसे मिल गए। और जो है आपके इसके अलावा कौन होंगे, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चित स्वामी, चित स्वामी। अब देखिए ये 8 हैं, हाँ? बैठे कहते खुद क्वेश्चन बहुत बाकी, लेकिन कराएंगे नहीं, जल्दी छोड़ देंगे। 6 8 है ना, 10 मिनट। यहाँ पर हमको देखने वाली क्या बात है, जो शिष्य हैं वो देखिए प्रश्न, अब आप देखिए प्रश्न बहुत सामान्य तरीके से नहीं पूछा जाएगा। अब आपको पता है कि अष्टछाप में 8 कवि होते हैं। जब अष्टछाप में 8 कवि होते हैं तो ये पूछ लेगा कि इसमें से विट्ठलनाथ के कौन से शिष्य थे, ये पूछ लिया तो कहोगे विट्ठल नंददास, चतुर्बुद्धदास, गोविंददास, छित स्वामी। इसमें जो कुछ लोगों ने प्रसिद्धि पाई है, वह प्रसिद्धि कौन कौन पाया है, इसमें सूरदास ने बहुत प्रसिद्धि पाई है, इसमें नंददास ने बहुत प्रसिद्धि पाई है। 2 लोगों ने ज्यादा ही प्रसिद्धि पाई है, बाकी का भी है। ठीक, अष्टछाप में 8 कवि हैं, भक्ति काल सब कवि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये क्या हो गया है, अरे कहा रवि, चलिए यहां पर जो अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है कि रीतिकाल कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है। अरे बाप रे, इतनी मीठी कि शक्कर की रोटी कह दिया गया, शक्कर की रोटी कह दिया गया, किसने कहा है। यह आखिरी प्रश्न है हमारे आपके बीच का। इसके बाद हाँ, आप थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा सा बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। कल आपका 5 बजे प्रैक्टिस चलेगा, सबको पता है, कल शाम को 5 बजे। और आज शाम को 11 और 12 का रिजल्ट बीपीएससी का आ रहा है। तो अगर आप लोग भी अगर दिए होंगे या कोई आपको परिचित कर दिया होगा तो उसको आप अवश्य बता दीजिएगा। रीतिकाल कवि जो बिहारी हैं, ये रीति सिद्ध कवि हैं। ये क्या है, रीतिकाल के रीत सिद्ध कवि हैं। इनकारी बिहारी सतसई एक ही रचना लिख के अमर हो गए। बिहारी सतसई एक ही रचना लिखा और अमर हो गए। ठीक, और यहां देखने वाली बात है कि शक्कर की रोटी किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है, नंगेंद्र ने कहा है, कि आपका जो है लास्ट में महेंद्र कुमार ने कहा है। यह हमारे आपका किसने कहा है, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। क्वेश्चन अगर बेहतरीन लगा हो तो यस लिख दीजिए, समझ में आ गया। ये आखिरी प्रश्न था। कल जो है शाम को, कल शाम को जो है कल कल जो है 5 बजे यह क्लास चलती है। तनुजा ध्यान देना, आप जब पूछे टाइम, कल शाम को 5 बजे, हर रोज शाम को यह 5 बजे क्लास चलती है। हर शाम को 5 बजे क्लास चलती है, ये आप याद रखिएगा। और नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे ना चैनल को, तो आपको वैसे भी नोटिफिकेशन दिखता रहेगा कौन सी क्लास कब लगाई गई है। कुछ देर सवेर होता है तो आप लोग वेट कर लिया करिए भाई। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, चारों तरफ बिल्कुल रातों दिन काम चल रहा है कुंभ को देखते हुए, तो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से भी हम लोग लेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए, आखिरी प्रश्न था कि पद्म सिंह शर्मा ने कहा है कल शाम को 5 बजे। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 6 to 8 में अगर आप चाहते हैं कि हमारी एक सीट मजबूत हो जाए, अब आपको मेरे पढ़ाने का पैटर्न पता चल गया होगा कि हम कितना डीपली पढ़ाते हैं, कि प्रश्न कहीं से भी पूछ ले आपको आ जाएगा। अब आप 8 6 7 वीडियो आपने देख लिया है, आप 96 28 95 92 पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, तो हो सकता है क्रिसमस का, तो आप जो है सर एप्लीकेशन पर हिंदी की क्लास नहीं हो रही है, उस पर भी होगी, उस पर भी होगी। अभी इस पे हम चला रहे हैं, एप्लीकेशन में भी आपका चलेगा। बस अभी थोड़ा सा मैं सोचा कभी यूट्यूब पे थोड़ा सा वो ले लूँ। ठीक, आ जाओ रवि। ठीक,
अब जो है हाँ आते हैं तो 96 28 95 92 37 पे एडमिशन ओपन है, एडमिशन चल रहा है, छूट के साथ चल रहा है। तो जल्दी करेंगे तो जल्दी करें, जल्दी आइए जल्दी पाइए, तो जल्दी आइए और जल्दी पाइए, एक सीट मजबूत करिए, 100 दिन में मास्टर बने। कैसे बनेंगे वो हम बताएंगे आपको। फिलहाल में चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, शुभ संध्या। फिर हम आपसे कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। तैयार रहिए नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। 23 बच्चे थे।